नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी शेरशाह का न्याय। वृंदावन लाल वर्मा जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेरशाह का न्याय, लेखक वृंदावन लाल वर्मा। वह नहा रही थी। ऋतु न गर्मी की और न ही सर्दी की, इसलिए अपने आंगन में निश्चिंतता के साथ नहा रही थी। छोटे से घर की छोटी सी पौर के किवाड़ भीतर से बंद कर लिए थे। घर की दीवारें ऊंची नहीं थी, घर में कोई था भी नहीं, इसलिए वह मौज के साथ नहा रही थी। सुंदरी थी, युवती, गोरी नारी, पानी के साथ हंसते मुस्कुराते आमोद मग्न। पठान बादशाह शेरशाह सूरी का शहजादा इस्लाम शाह झूमते हुए हाथी पर सवार उसी घर के सामने वाली सड़क से चला आ रहा था। कार चोबी, जरतार की अंबरी, सुनहरा रुपहला हौदा, गहरे हरे रंग की चमकती हुई मखमल की चांदनी, हौदे पर चमकते हुए मोतियों की झालरें, चांदनी के सुनहरे बेल बूटों में दमक में होड़ लगाने वाली। हौदे में शहजादे के घुटने के पास ही पच्चीकारी के काम वाला सोने का पानदान भी रखा था। पानों पर सुनहले वर्क चढ़े हुए, कुछ उसके मुंह में भी थे। वर्क की एक आध चिंदी होठों की मोटाई और कोनों पर थी। वह मजे में पान चबा रहा था और धीरे धीरे मिठास ले रहा था। बादब, बाकायदा, होशियार, जान आलम शाहजादा जिंदाबाद, हर कार्य ने पुकार लगाई। वह युवती एक हाथ अधभरा पानी का लोटा लिए दूसरे हाथ से कमर के नीचे के गीले वस्त्र को संभालती हुई खड़ी होकर पुकार की दिशा में देखने लगी। शहजादे का हाथी उसके घर के सामने आ गया। हाथी दीवारों से कुछ ऊंचा बैठता था। हाथी पर सवार शहजादा तो और भी बहुत ऊंचा। शहजादे ने युवती को देखा, जान पड़ा जैसे कमल के पुष्प पर से मेह की बूंद ढलक रही हो। हाथी को रोक लिया। युवती को आंख गड़ाकर देखने लगा। युवती ने तड़क भड़क वाले हौदे को देखा, शहजादे को देखा, शहजादे की पैनी आंखों को देखा। सूखे कपड़े दूर रखे थे, गीले कपड़ों से शरीर को ढकने संभालने का समय नहीं था। युवती ने कपड़े का काम हाथों से लिया, मुंह फेरा और बैठने वाली ही थी कि उसके शरीर पर पान के 4-5 बीड़े आए, टकराए और नीचे जा गिरे। सोने के वर्क जगह जगह देह से चिपक गए। युवती ने चौंक कर फिर उसी दिशा में मुंह किया। शहजादे की उंगलियों में सोने के वर्कों की कुछ चिंदियां चिपटी थीं। उंगलियां भीगी आंखों पर गई, फिर हृदय पर और तुरंत खुले हुए डिब्बे के ढकने पर। मुस्कुराहट थी, आंखों में पैनापन। युवती ने एक क्षण में सब देख लिया और थरथराकर बैठ गई, पीठ फेर ली। शहजादे का हाथी आगे बढ़ गया और फिर वही पुकार, बादब, बाकायदा, होशियार, जान आलम, शहजादा जिंदाबाद। कुछ क्षण उपरांत युवती ने डरी हुई छिपी हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, बंद था। ऊपर की ओर देखा, वहां ना हाथी का हौदा था और ना ही हाथी सवार शहजादा, परंतु पान के बीड़े आसपास पड़े थे और देह पर सोने के वर्कों की चिंदियां कई जगह चिपकी थी। उनमें से एक आध उसको दिखलाई भी पड़ रही थी। इधर उधर देखा, पान के बीड़ों को देखा, उन चिंदियों को देखा और टटोला। कुछ चिंदियां टूट गई, कुछ जहां की तहां रही। जो चिंदियां उंगलियों पर रह गई थी उनको धूल से छुटाया। युवती वेग के साथ भीतर से ईंधन लाकर आंगन में जमा करने लगी। ढेर ऊंचा हो गया। किसी ने उसी समय दरवाजे की कुंडी खटखटाई। युवती ने अपने कपड़ों की ओर देखा, कुछ सूख गया था, कुछ अब भी गीला था। कुंडी पर खटकी और आवाज आई, खोलो भी, क्या कान बंद कर ली है? उसके पति की आवाज़ थी। युवती का सूखा चेहरा तमतमा गया। किवाड़ खोलकर फिर आंगन में आई। पति हलवाई की दुकान किए था। कपड़े धुएं से धुंधले, उन पर जगह जगह घी और तेल के चिकट, चेहरा भी धुआंधार। युवक होते हुए भी लगता था जैसे ज़्यादा अवस्था का है। पत्नी के काले बाल सूखे, गीले, बिखरे हुए, धोती अधसूखी। थके स्वर में बोला, अरे अभी तक नहाई नहीं? पत्नी ने पीठ किए हुए कहा, उसके कंधे के कुछ नीचे सोने के वर्क का एक टुकड़ा चमक रहा था। हलवाई की दृष्टि गई। पान के कुछ खुले, कुछ बंद बीड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन पर अध टूटे वर्क हिल रहे थे। फिर उसकी
आंगन में चुने हुए ईंधन के ढेर पर पहुंची। समझ नहीं आ रहा था, अरे यह सब क्या है? ये पान कहाँ से आए तुम्हारे कंधे पर? ये काहे की चिंदियाँ चमक रही हैं? मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, पत्नी ने वैसे ही पीठ किए हुए उत्तर दी। क्या? हाँ। कैसी हाँ? क्या कह रही हो? मेरी आबरू यहाँ नाश करने कौन आया? दिन दहाड़े डाका कौन डाल गया? और इस इतने बड़े आगरा शहर में, वो भी बादशाह की नाक के नीचे? घर में कोई नहीं आया? घर में कोई नहीं आया और तुम काम की नहीं रही? क्या बक रही हो? पागल हो गई हो क्या? हलवाई पान के उन बिखरे हुए पीड़ों की ओर देखने लगा। पत्नी ने गला साफ किया, बोली, बादशाह का लड़का हाथी पर सवार घर के सामने से निकला था। उसने मुझको नहाते देख लिया और मेरे ऊपर ये बीड़े फेंक दिए। अब मैं तुम्हारे काम की नहीं रही। बस? बस इतना ही या और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। हलवाई ने चैन की सांस ली, पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर से धोती थोड़ी सी हटाई। वहाँ से सोने के वर्क की कुछ चिंदियाँ चिपकी थी। हलवाई उनको छुड़ाने लगा। मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, युवती ने हट की। अरे तुम हो तो मूर्ख, हलवाई ने सांत्वना दी। नहाओ और रोटी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नहीं, अब मैं नहीं जीऊँगी, पत्नी ने दूसरी ओर मुँह फेर कर कहा। उसका चेहरा सूख गया था और आंखें लाल थी। अब हलवाई का ध्यान लकड़ियों के ढेर पर गया। ईंधन यहाँ क्यों ला धरा है? यह ईंधन नहीं है, मेरी चिता है, इस पर जलूंगी, अभी अपना दाह संस्कार करूंगी। कोई बात भी हो, व्यर्थ का बात का बतंगड़ खड़ा कर रही हो। प्राणों के साथ इस तरह खिलवाड़ करने से क्या बन जाएगा? तुम क्या जानो? हलवाइन अपना हाथ छुड़ाकर लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ी। अरे मैं तुम्हें यह ना करने दूंगा। कौन कहता है कि तुम मेरी नहीं रही? कोई कहे और या ना कहे, मैं तो कहती हूँ, मेरे काम के आड़े मत आओ, हटो। हलवाई उस सुंदर मुख की भयंकर रेखाओं को देखकर सकपका गया। विकट कठिनाई के निवारण के लिए हलवाई घर से बाहर निकला। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पड़ोस की स्त्रियां भीतर दौड़ आईं। हलवाई ने आग प्रचाली थी, चिता चुनी जा चुकी थी, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया जा चुका था। पड़ोसन ने हलवाई को पकड़ लिया, परंतु वह अपने हट पर दृढ़ थी। पड़ोसियों ने तय किया कि अर्जी शेरशाह को दे दी जाए। बादशाह की आज्ञा जारी होने की घड़ी तक के लिए शायद हलवाई मान जाए। भला टली सो टली, संभव है थोड़े समय में उसका हट टल जाए। हलवाई अर्जी लेकर शेरशाह के दरवाजे पर पहुंचा। शेरशाह का आरंभिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का जीवन था, कुटिल, कपटी और कुछ क्रूर भी। प्रत्येक युग में राजनीति के यही तो लक्षण अंग रहे हैं, परंतु शेरशाह न्याय भी था, और जब बादशाह हो गया और वजीर उसके न्याय को जानता था। हलवाई की अर्जी अन्य अर्जियों के साथ वजीर के हाथों में पहुंच गई। वजीर अर्जियां पढ़ पढ़कर बादशाह के सामने रखता जाता, वह उन पर अपना आदेश चढ़ाता जाता। वजीर ने हलवाई की अर्जी हाथ में उठाई, हाथ कांपने लगा। उस अर्जी को फिर किसी घड़ी सुनाने के लिए अलग रखकर दूसरी उठाना चाहता था कि शेरशाह ने टोका, क्या है वह कागज, उसमें क्या है? वजीर का मुंह पीला पड़ गया था, गले को साफ कर रहा था, परंतु गला साफ नहीं कर पा रहा था। शेरशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या है जी उसमें, क्यों अलग रख दिया? जापना, घबरा क्यों रहे हो? क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत है? नहीं जापना। तो फिर उसमें क्या है जिससे तुम्हारी घिंगी बंध गई? वजीर चुप। बादशाह कड़का, बोलते क्यों नहीं? मुझे दो वह कागज, अगर आपका होश खराब हो गया है तो। जापना, दरखास्त शहजादे के खिलाफ है। अच्छा, इसलिए तुम ऐसे मरे जा रहे हो, इधर पेश करो। वजीर ने हलवाई की अर्जी को बादशाह के सामने रख दिया और मुरझाई निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। हलवाई भी देख रहा था और कांप रहा था। शेरशाह ने अर्जी पढ़ी, भौहें सिकुड़ी और होठ सटाए। एक क्षण बाद बोला, शहजादे को हाजिर करो। शहजादा हाजिर कर दिया गया। ना मुंह में पान था और ना होठों पर सुनहरे वर्क की वे चिंदियाँ। बादशाह ने शहजादे के हाथ में हलवाई की अर्जी दी, पढ़ने का हुक्म दिया। जब वह पढ़ चुका तब उससे पूछा, क्या अर्जी में लिखी हुई शिकायत सच है? शहजादे की रेखाएं बनी बिगड़ी, गले तक कई झूठ आए, परंतु होठों से बाहर नहीं निकल सके। माथे से पसीना टपकने लगा, वह चुप था। शेरशाह ने गरज सी लगाई, बोलो चुप क्यों हो? क्या हलवाई की अर्जी में शिकायत जो दर्ज है वह सच है? जी जापना। सवाल मत करो, जवाब दो, बात सच है या नहीं? क्या अर्ज करूँ जापना, जब वह कहती है तो सच ही होगी। और फिर बहुत दबी जबान से बोला, कुछ पान इसकी घरवाली पर जो पड़े तो क्या हो गया? अगर उसको इतना कराए तो कुछ जुर्माना दे दूंगा। शेरशाह तड़तड़ाया, इसकी घरवाली पर जा पड़े?
क्या हो गया? जुर्माना दे दूंगा। क्रोध के मारे शेर शाह की देह हिल रही थी। भरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण उपरांत शेर शाह ने आदेश दिया, शहजादे की बेगम हलवाई के घर के आंगन में नहाने के लिए वैसे ही उघाड़ी बैठेगी। शहजादे के उसी हाथी पर हलवाई पान का डब्बा लेकर बैठेगा और बेगम के ऊपर बीड़े फेंकेगा। उसके बाद उसी हाथी के पैरों तले शहजादा को चलवा दिया जाएगा। शेर शाह ने सूक्ष्मता के साथ दरबार में उपस्थित भीड़ पर अपनी आंख घुमाई। इस आदेश का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा? शहजादा धम से गिर पड़ा। गिरने से बचने के लिए वजीर ने खंबे का सहारा पकड़ा। हलवाई हर्ष और घबराहट के बीच में झूलने लगा। उसके पड़ोसी चाहते थे तुरंत घर भाग जाए। कई दरबारियों के मुंह से हाय हाय निकल पड़ी। एक क्षण के बाद शेरशाह बोला, ले जाओ शहजादे को कैद खाने में। अब दरबारियों ने आरजू मिन्नत के ढेर लगाने आरंभ कर दिए। कोई कोई हलवाई की खुशामद पर पिल पड़े। हलवाई के पड़ोसियों ने भी उसके हाथ जोड़े। हलवाई ने आगे बढ़कर शेरशाह की प्रार्थना की, जहाँपना मैं न्याय पा गया, अर्जी वापस लेता हूँ। तुम कौन होते हो जी अर्जी वापस लेने वाले? अत्याचार आपके साथ तो नहीं हुआ है, आपकी बीवी के साथ हुआ है। हलवाई ने विनती की। शेरशाह नहीं माना। अब भीड़ हलवाई के पास पहुंची। जब उसने शेरशाह की आज्ञा का समाचार सुना, पागलपन न जाने कहाँ चला गया। बोली, मैंने सब पा लिया, न्याय हो गया, पर मैं इस दंड को पसंद नहीं करती। पति ने कहा, चिता पर तो ना चढ़ोगी? अब ना, नहीं चढ़ूंगी। उसके कान के पास हलवाई खुसखुसाया, मेरे काम की तो हो ना, वह बात फिर तो ना कहोगी कभी देवी? बको मत। हलवाई भी फुसफुसाई। हलवाई का उत्तर शेरशाह के पास भेज दिया गया, परंतु फिर भी शेरशाह नहीं माना। उसने कहा, जब तक हलवाई की मर्जी नहीं आएगी तब तक सजा में कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। हलवाई की मर्जी लेकर शेरशाह के सामने हलवाई पहुंचा। भीड़ भी पहुंची। शेरशाह ने भीड़ के हर्ष मगन चेहरों की बारीकी के साथ झांका। शहजादे को कैद खाने से बुलवाया गया। शेरशाह ने अपराधी को मुक्त करने का आदेश दिया। चूंकि हलवाई ने तुमको माफ कर दिया, इसलिए छोड़ता हूँ, फिर कभी कोई ऐसी हरकत की तो बच ना सकोगे। शहजादे के होठों पर कृतज्ञता की मुस्कानें खेल गई। शेरशाह ने चिल्लाकर कहा, लेकिन कुछ सजा तो तुमको भी दी जाएगी। शेरशाह ने अपने लड़के को जुर्माना किया, जो हलवाई को दिलवाया गया। शहजादा नतमस्तक था। अंत में शेरशाह ने कहा, हिंदुस्तान में वही राज कायम करके रह सकता है जो लोगों के साथ न्याय करने में कसर न लगाए। तो ये थी कहानी शेरशाह का न्याय। लेखक वृंदावन लाल वर्मा।